जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सेकंड पेपर में आपका जो है ये तो सामाजिक विज्ञान आपको सॉल्व करना होता है, या तो मैथ और साइंस। तो ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें से हम आपके लिए लाए हैं टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन मतलब आपका पूरा सेकंड पार्ट का पेपर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो 60 क्वेश्चन है इसमें से प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अंतिम में आपने 60 में से कितने सही अंक बताए हैं, यानी कि सही नंबर आपने कितने दिए हैं, वो आपको बताना है कि कितने ऑप्शन का सही, आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर आपने दे रखा है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। और हम आपको बता दें कि फर्स्ट पेपर में सभी पार्ट का, चाहे आपका ईवीएस हो या फिर सीडीपी हो या फिर हिंदी या फिर मैथ, सभी जो है और संस्कृत आदि का जो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट है, और हमने उसकी थ्योरी भी पढ़ा रखी है, तो जाकर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और आज के देखते हैं ये जो है 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, यानी कि अगर PYQ आते हैं क्वेश्चन कहीं से भी, तो वो रिपीट होने की संभावना उनकी बढ़ी रहती है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हम यहाँ पर 2 पार्ट में लेंगे। पहला हम 30 प्रश्न लेंगे आपके जो है हिस्ट्री से, यानी इतिहास से संबंधित। उसके बाद 30 प्रश्न हम आपका जियोग्राफी और जो है अन्य सब्जेक्ट से भी लेंगे। आपका सिस्टम में 4 सब्जेक्ट पूरा पूछता है। कौन कौन से? आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 4 सब्जेक्टों से आपका SST का पेपर बनता है, जिसमें से आपका जो है संविधान इत्यादि भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले आप देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? जो लोथल नगर है वो किस राज्य में स्थित है? क्या आपका हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर आपका राजस्थान में? तो लोथल कहाँ पर स्थित है, किस राज्य का नगर है आपका लोथल, आपको ये बताना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप कमेंट करते रहिए। हाँ, फटाफट आप जो भी इसमें, जैसे आपका फर्स्ट का ABCD जो आपको लग रहा हो, वो आगे आप क्वेश्चन नंबर डालिए 1, और आगे BCDA जो भी आपको लग रहा है वो बताइए। तो चलिए यहाँ पर जो हड़प्पा का लोथल नगर था, ये किस राज्य से संबंधित है? ये है आपका ऑप्शन C, गुजरात से। ठीक है, लोथल नगर किससे? गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है, इब्न बतूता है, अमीर खुसरो है या फिर बदायूनी है? तो जो किताब उल हिंद है इसके लेखक कौन है? जल्दी फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, जो 1857 की क्रांति थी, यहाँ से कानपुर से पूछा विद्रोह किसने किया था? क्या बेगम हजरत महल या फिर कुंवर सिंह या फिर नाना साहब या फिर लक्ष्मीबाई? तो बात आती है कानपुर की, तो कानपुर से किसने किया था? आपके नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने कानपुर से जो है नेतृत्व किया था। ये बेगम हजरत महल कहाँ से थी? ये लखनऊ से थी। ये कहाँ से थी? ये झांसी से थी। अब आप बताएं कुंवर सिंह कहाँ से थे? कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप देते रहेंगे, कुछ के हम देते रहेंगे, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो क्या देवनागरी में, ब्राह्मी में, खगोष्ठी में या फिर यूनानी में? तो अशोक जो है, अशोक के मैक्सिमम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ब्राह्मी लिपि में इन्होंने अभिलेख सबसे ज़्यादा लिखवाए हैं। अभिलेख जो है, जो अशोक के अभिलेख हैं किस भाषा में है? तो ब्राह्मी लिपि में मैक्सिमम अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख लिखवाने की प्रथा जारी की थी। अच्छा, आप ये बताएं ये प्रथा कहाँ से ली थी इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्या 1985, 1905, 1947 या फिर 1957? तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा आपका 1885। कब होगा? 1885 होगा। अब आप ये बताएं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये किस राज्य में हुई थी और किस विश्वविद्यालय में हुई थी? आप ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किस समाज सुधारक को जाता है? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर या फिर स्वामी विवेकानंद? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन B, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किस समाज सुधारक को जाता है? ऑप्शन B, राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी की प्रथा किसने शुरू की थी? तो मुगल काल में जो मनसबदारी की प्रथा शुरू की किसने? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, फिर औरंगजेब ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि अकबर ने
मनसबदारी की प्रथा किसने शुरू की थी? ये अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में जो है सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा तो नहीं को आप सीधा करिए अंडरलाइन। जब भी निगेटिव वे में पूछे क्वेश्चन तो उसको पहले अंडरलाइन किया करिए, और जो गलत होगा वही यहाँ का सही जवाब बनेगा। जैसे पहली क्या थी, पहली शर्त क्या थी, उनकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्या ये नहीं था? या फिर उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये था नहीं था? या फिर उनके पास अपना घर नहीं होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, ये था? या फिर उन्हें शूद्र वर्ण का होना चाहिए था? तो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त इसमें से नहीं थी? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, उन्हें शूद्र वर्ण का होना चाहिए था। तो ये नहीं थी, यानी कि उन्हें शूद्र वंश का नहीं होना चाहिए, तभी चोल वंश के सभा का सदस्य आप बन सकते थे। यहाँ पर निगेटिव पूछा था तो निगेटिव ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो गुलामगिरी पुस्तक थी ये किसने लिखी थी, ठीक है। तो क्या भीमराव अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायर ने, या फिर ज्योतिरादित्य फुले ने, या फिर नारायण गुरु ने? तो इनका सही जवाब क्या जाएगा? ये ज्योतिराव फुले, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किन 3 शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कन्नौज पर सबसे पहले जानिए कि कितने पक्ष का संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय। अब त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश का, या फिर पाल चोल और गुर्जर प्रतिहार का, या फिर चोल राष्ट्रकूट और पाल का, या फिर गुर्जर प्रतिहार चालुक्य और पाल का? तो कौन कौन से पक्ष थे ये 3 जिन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष किया था, या कितने, वो कौन कौन सी शक्तियाँ थी जिनके बीच में कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर युद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि गुर्जर प्रतिहार थे ये राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों के मध्य जो है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ से चलिए कुछ प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से अब। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी का सबसे भीतरी परत है? तो जो पृथ्वी की भीतरी परत है कौन है? क्या आपका प्रॉपर्टी कहलाती है, मेटल कहलाती है, क्रोड कहलाती है, फिर ये, या फिर आपका स्थल मंडल कहलाती है? तो भीतरी परत पूछा है यहाँ पर पृथ्वी की, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका क्रोड, जो कोर्ड, ये आपका सही जवाब होगा। भीतरी परत क्रोड कहलाती है पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की पृथ्वी परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, यानी कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है आपको ये बताना है। क्या क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, फिर बहिर्मंडल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण क्या 5 जून को मनाया जाता है, 22 अप्रैल, या फिर आपका 16 सितंबर, या फिर आपका 1 मई? तो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। काफ़ी आसान सवाल था ये, 5 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी कि जो IST है, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT जो है ये कितने घंटे आगे चलता है? तो क्या 4.5 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, फिर 6 घंटे? तो ये 5.5 घंटे आगे चलता है। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अच्छा बताएं, भारत का जो टाइम है, भारत का जो मानक समय है, ये कहाँ से लिया गया है, किस राज्य के किस जगह से लिया गया, आपको ये बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो चीज़ें हम पूछ करते हैं उनको कमेंट ऑफ किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय का संसाधन यहाँ पर पूछा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ या नहीं है, तो अगर नहीं रहकर सीधा अंडरलाइन किया करिए, यानी कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? क्या ऊर्जा नहीं है, कोयला नहीं है, पवन नहीं है, फिर ज्वारीय ऊर्जा नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? यहाँ पर कोयला को जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं माना गया, यानी कि कोयला नहीं होगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आगे 16, कह रहा है वह स्थान जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई नदी है समुद्र में मिलती है तो क्या वो डेल्टा कहलाती है, मुहाना कहलाती है, सहायक नदी, या फिर जलप्रपात? तो समुद्र में गिरते समय यानी कि समुद्र में जब मिलती है तो वो क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जलप्रपात। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, तो जब कोई नदी समुद्र में मिलती है तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मुहाना। देखिए मुहाने का मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, सॉरी, ये मुहाना कहलाती है, क्योंकि जब मान लो कोई नदी है यहाँ पर जहाँ पे गिरती है समुद्र में आके, तो ये कहलाती है मुहाना, ठीक है।
और जब कोई दो नदियाँ मिलती हैं आपस में तो ये कहलाता है डेल्टा, ठीक है। और जब कोई बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं, सहायक नदी कहलाती हैं। अब जब कोई नदी पर बांध बनाया जाता है, बांध बनाकर ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। समुद्र में गिरने वाले स्थान को नदी को क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। अब आप बताएं जो नदी निकलती है उसको क्या कहते हैं, यानी कि उद्गम स्थल कहते हैं उसको, ठीक है। नदी यहाँ से निकलती है उसको उद्गम स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो कौन सा, सूर्य है, मंगल है, बुध है या पृथ्वी है। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होगा, इसमें से सबसे नज़दीक ग्रह होगा आपका बुध। सबसे नज़दीक कौन है, बुध। अच्छा आप ये बताएं कि कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं और सबसे दूर वाला ग्रह, दो चीज़ें आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है। तो रेशम उत्पादन, वन संवर्धन, वनों की खेती या फिर अंगूर की खेती या फिर मछली पालन। तो देखिए जो सिलीकल्चर है, सिलीकल्चर किससे संबंधित है आपका, रेशम के, सॉरी जो सिल्वीकल्चर ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित होगा आपका वन संवर्धन और वनों की खेती से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है आपका, रेशम से, ठीक है। मछली पालन अच्छा किससे संबंधित है, आप ये बताएं मछली पालन किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो क्या पूर्व से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, उत्तर से दक्षिण घूमती है या फिर दक्षिण से उत्तर घूमती है। तो जो पृथ्वी की घूमने की दिशा है ये आपको बताना है, ठीक है। पृथ्वी की घूमने की दिशा किस दिशा में होती है, तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है यहाँ पर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा, थार होगा, कालाहारी, सहारा या फिर गोबी। तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी कि विश्व का पूछा, यहाँ पर किसी महाद्वीप का नहीं पूछा, यहाँ विश्व का पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। जो विश्व का पूछ रहा है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, ये सहारा का मरुस्थल हो जाएगा। विश्व का पूछा तो सहारा का हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि एशिया का मरुस्थल कौन सा है सबसे बड़ा, यहाँ पर विश्व का आपका सहारा हो गया, तो एशिया का कौन सा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब क्वेश्चन हम सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अप्रदस्यता का उन्मूलन करता है। तो क्या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्या आपका अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है इस अप्रदस्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो देखिए जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, क्या 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अनिश्चित काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। राज्यसभा का कितने वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या होती है। यानी कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है, यानी कि आप जो है वोटिंग, जो वोट डालते हैं तो कितने वर्ष में डाल सकते हैं, मताधिकार की आयु क्या होती है, 21 वर्ष, 18, 25 या 30 वर्ष। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको 18 वर्ष में ये अधिकार मिल जाता है मताधिकार का, ठीक है। मत देने का अधिकार कब मिलता है, 18 वर्ष की आयु पूरे करते ही आपको अधिकार ये मिल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यह शब्द संशोधन किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 42, 44, 73 या फिर आपका 86वां। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आप ये बताएं कि जो 86वां संशोधन है ये किससे संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, किससे संबंधित है आपको ये बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है। जो ग्राम पंचायत निर्वाचित सदस्य होते हैं इनको क्या कहा जाता है, सरपंच, पंच या फिर पार्षद या फिर विधायक। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के लिए पूछा है, याद ध्यान दीजिएगा। तो ये कहलाते हैं आपके पंच। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य को पंच कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन से हैं। जो भारतीय संसद है आपका उसके अभिन्न अंग कौन है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन कौन होते हैं। उसमें राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि 3 होते हैं। ये ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए क्वेश्चन
जो नहीं आते हैं आप उनको याद करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने की संभावना पूरी बनती है। अब कौन सा क्वेश्चन रिपीट होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते ही आते हैं हर साल। वो सीटेट में चाहे कोई भी पार्ट हो, आपका मैथ, साइंस, EVS, CDP या फिर कोई भी संस्कृत हो, SST हो, सारे पार्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका यानी कि PIL भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कब शुरू की गई? तो ये व्यवस्था कब? 1950, 1970, 1900 या फिर 1980 या फिर 1990 में? तो यह कब शुरू हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1980 के दशक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख यानी कि हेड कौन होता है? जो राज्य सरकार होती है आपकी, उसका कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री, लेखपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री? तो यहाँ पर राज्य सरकार की बात की गई है। जब राज्य सरकार की बात आती है तो जो कार्य प्रमुख होता है, कार्य प्रमुख यानी कि राज्यपाल यहाँ पर आएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आप नहीं करेंगे। राज्य सरकार का कार्य प्रमुख की बात की गई तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो जो किसी दल का बहुमत का नेता होता है वो अपनी बहुमत पेश करता है किसके सामने? राज्यपाल के सामने। तो राज्यपाल उसको जो है जो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाती है। अब आप ये बताएं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन जीने का अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ का सुरक्षित है, ये किस में? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22 में? तो जीवन जीने का अधिकार जो बताता है वो अनुच्छेद 21 बताता है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार जो है 21 बताता है। अच्छा, आप ये बताएं कि 21A में क्या है? 21A में क्या है आपको ये बताना है। नेक्स्ट है मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस भारतीय राज्य से शुरू की गई थी? तो किस भारतीय राज्य से शुरू की गई? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए, जो मिड डे मील यानी कि दोपहर का मध्याह्न भोजन होता है, ये कहाँ से शुरू हुई? तो तमिलनाडु से शुरू हुई। अब आपको ये बताना है कि तमिलनाडु से शुरू हुई, ठीक है, लेकिन कब शुरू की गई? मिड डे मील योजना कब शुरू हो गई आप ये बताएंगे। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वेदा समाज के जो वेद समाज है, वेदा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? क्या मद्रास में, मुंबई में या फिर कोलकाता में या फिर पुणे में? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ये सही जवाब जाएगा मद्रास यानी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में वेदा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है किसको? जो विनय पिटक है आपका, विनय पिटक, ये किसको अभिलेखित करता है आपको ये बताना है? वैदिक कर्मकांड को, जैन धर्म की शिक्षाओं को या फिर शिक्षक के मध्य बातचीत को या फिर बौद्ध के नियमों को? तो जब विनय पिटक है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के नियम से। विनय पिटक, धम्म पिटक, ये सभी जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए वायुमंडल की परतें का सही क्रम क्या है? देखिए, वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो आपको उसका सही क्रम बताना है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्यमंडल और बहिर्मंडल होगा, या फिर आपका ऑप्शन बी कह रहा है कि मध्य मंडल होगा, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल होगा, या फिर आपका ऑप्शन सी कह रहा है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमान मंडल और बहिर्मंडल, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है क्षोभ मंडल, मध्यमान मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसमें से सही जवाब क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए वायुमंडल की परत यानी कि सबसे नीचे वाली, फिर ऊपर वाली, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो सबसे बाहरी कौन सी होगी और ये सबसे नीचे कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल होगा, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका हो जाएगा बाह्य वायुमंडल और फिर उसके बाद बहिर्मंडल, यानी कि बहिर्मंडल सबसे लास्ट में आएगा और क्षोभ मंडल सबसे नीचे होगा, ये वाला। ठीक है, बहिर्मंडल ये वाला होगा। अब ये बताएं कि वायुयान इसमें से किस मंडल में उड़ते हैं? जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो इसमें से किस मंडल में उड़ेंगे आपको ये बताना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ये किस देश से ली गई? क्या USA, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका जापान? तो देखिए, इसका सही जवाब जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आप ये बताएं कि समवर्ती सूची में अपने यहाँ भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं? किन्हीं 3 चीज़ों का आपका नाम बताना होगा। ठीक है, जो समवर्ती सूची में आपके यहाँ रखी गई है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं?
तो उसका उदाहरण कौन सा है आपका? हिमाचल, अल्पसा, या फिर यूराल, या फिर वासजेस। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी, वासजेस। वासजेस आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान जो होगा, पैडागॉजी यहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र यानी कि एसएसटी की पैडागॉजी शुरू कर रहे हैं, जो कि 20 अंक का आपका आता है, इसलिए ध्यान से इसे हल करें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पैडागॉजी का, यानी 36 नंबर, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो आपका सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है कि छात्रों को परीक्षा में पास कराने में मदद करना, या फिर छात्रों को कंठस्थ कराने की क्षमता बढ़ाना, या फिर छात्रों में आलोचनात्मक सोच और थिंकिंग, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक विकसित करना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि समाज के नियमों के बिना प्रश्न किए पालन करना है, सिखाना। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको नियम जो आपको शब्दावलियाँ कुछ बताई हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड जिसको कहते हैं आप, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दावलियाँ। तो उसमें पास कराना, कंठस्थ कराना, रटाना और आपको परीक्षा के लिए तैयार कराना, ये सभी, और मूल्यांकन करना, ये सभी आपके निगेटिव होते हैं, ठीक। केवल मात्र हो गया, सभी निगेटिव होते हैं। बच्चे का जो एनसीएफ 2005 कहता है, बच्चे का क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता पर जोर देना है। जो विकल्प बच्चे की रचनात्मकता से मेल खाए, मिले जुले, वही आप सही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सीधा सीधा, देखिए पैडागॉजी में ऑप्शन आप काटना सीखना है कि कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, उसके बाद आसानी से आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए परीक्षा को पास कराना, तो जहाँ परीक्षा को पास कराना मिल गया, यानी कि ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। यहाँ पर क्या मिल गया? कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराने का मतलब क्या करेंगे आप? सीधा काटेंगे इसको। नियमों के बिना प्रथा किए गए पालन करना सिखाना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भी आपका कट जाएगा। जहाँ पर नियम कानून आ जाए तो बच्चों को नियम कानून नहीं सिखाना होता, ये भी कट गया। तो सीधा सीधा आपका जो सही जवाब निकल कर आ रहा है आपका सी निकल गया, क्योंकि 3 कट ही गए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा बचा? सी। और सी आपका सही क्यों? क्योंकि छात्रों में आलोचनात्मक सोच और थिंकिंग तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता विकसित करना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्या छात्रों को दुनिया के बारे में जानकारी देना, या फिर छात्रों को परिचित सामाजिक प्रथाओं का आलोचनात्मक अन्वेषण करने की क्षमता प्रदान करना, या फिर छात्रों को राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना, या फिर पाठ्यपुस्तक को ज्ञान को एकमात्र स्रोत बनाना? तो देखिए वही करिए जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया। ऑप्शन को आप सीधा काटिए। क्या करना है आपको? ऑप्शन को सीधा सीधा आपको काटना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ये डी वाला कट रहा है, क्यों? क्योंकि ज्ञान को एकमात्र स्रोत बनाना, ठीक है, ये आपका कट गया। बचा कौन सा अभी? ये छात्रों को राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना, ये भी आपका कटेगा, ठीक है। और अब बचा ऑप्शन ए और बी। तो क्या आप दुनिया के बारे में जानकारी देंगे, या फिर सामाजिक यथार्थों का अवलोकन अन्वेषण करने की क्षमता प्रदान करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन भी कटेगा। बचा कौन सा? बी। बी में क्या दिया है? छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का अवलोकनात्मक अन्वेषण करने की क्षमता प्रदान करना, यानी कि बच्चे में आप क्या कर रहे हैं? क्षमता प्रदान कर रहे हैं। तो ये आप जहाँ पर क्षमता प्रदान इत्यादि चीज़ें मिले वो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। ऑप्शन आपका सही निकल कर आ गया। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सही आंसर तक आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। पैडागॉजी को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन में भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तो आप सही आंसर तक आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानचित्र यानी मैप का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? जो मानचित्र आप मैप प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यह कक्षा में सजाने में मदद करता है? तो सजाने में मदद करने के लिए आप प्रयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सजाने के लिए नहीं करते हैं आप। स्थान, दूरी, दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने में मदद करता है, या फिर ऑप्शन आपका सी कह रहा है कि यह छात्रों को चित्रकला सिखाने के लिए होता है, या फिर यह केवल भूगोल की उपयोगी इतिहास के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपका ये ऑप्शन केवल मात्र ये कटेगा, क्योंकि भूगोल के लिए आवश्यक है, इतिहास के लिए नहीं, तो क्यों नहीं है। अभी आपने पहले क्वेश्चन में आज देखा था, ये जर्मनी की किसी स्टेट के बारे में ले लीजिए, ठीक है, या इतिहास के किसी जानकारी के लिए, जैसे खानवा का युद्ध कहाँ हुआ, मतलब किसी स्थान के लिए ज़रूरी होता है, ठीक, तो इतिहास से रिलेटेड हो गया, तो केवल भूगोल से नहीं है, ठीक है, ये कटा आपका। छात्रों को चित्रकला सिखाने में, तो मैप से कौन सा चित्रकला सीखेगा बच्चा, या फिर सजाने के लिए मदद करना, तो ये भी कटा।
तो क्यों मैप जरूरी होता है? क्योंकि यह स्थान, दूरी तथा दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझाने में मदद करता है, इसलिए आप जो है क्लास में मैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में गरीबी विषय पर चर्चा करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? एक शिक्षक महोदय हैं जो अपनी कक्षा में गरीबी पर चर्चा करना चाहते हैं। जब ये चर्चा करना चाहते हैं तो इसमें से पूछ रहा है कि वह कौन सा तरीका होगा जो सबसे उपयुक्त होगा गरीबी पर चर्चा करने के लिए। तो क्या केवल पाठ्यपुस्तक को पढ़ ऑप्शन ए कह रहा है केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, तो केवल आपका सीधा कट गया है। ठीक है, गरीबी पर एक लंबा व्याख्यान देना, तो ये नहीं, लंबा व्याख्यान देने से गरीबी समझ में नहीं आएगी बच्चों को। दो ऑप्शन आपके कट गए ना, पहला और दूसरा क्या हुआ? कट गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को अपने आसपास के उदाहरणों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा और समाचार पत्रों की कटिंग की उपयोगिता करना। ऑप्शन डी कह रहा है छात्रों को चुप रहने की और सुनने के लिए कहना। तो चुप रहकर सुनने से क्या बच्चा सीखेगा? निष्क्रिय बनकर बच्चों को नहीं सिखाना है, बच्चों को क्रिएटिविटी, रचनात्मक बनाकर सिखाना है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोत्साहन मिल गया आपको, यानी कि बच्चा खुद करेगा, अपने आसपास को उदाहरण साझा करेगा, यानी कि अपने अनुभव साझा करेगा। जहाँ पर बच्चे अपना अनुभव साझा कर रहा हो, खुद कर रहा हो, तो वो चीज़ें, वो विकल्प आपका सही होगा। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और देखिए, हम फर्जी की नौटंकी या फर्जी की बातें नहीं कर रहे हैं, सीधा फैक्ट टू फैक्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर कुछ कमियाँ आपको लग रही हैं तो उन कमियों को भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या केवल, तो केवल जैसे मिले तुरंत काटो उसको, केवल मात्र ये चीज़ें मिले तुरंत काट दिया करो, पूरा पढ़ना हो या ना पढ़ो, जरूरत ही नहीं बनेगी। ने अगला वही कह रहा है छात्रों को कमज़ोर और होशियार में वर्गीकृत करना। तो क्या आप ऐसे करेंगे? कमज़ोर और छात्र जो होगा और होशियार को अलग अलग करने के लिए मूल्यांकन करेंगे? तो नहीं, आप ये भी नहीं करेंगे, बंटवारा नहीं करना है किसी का। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है छात्रों के सर्वांगीण विकास यानी कि शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों का आकलन करना, या फिर शिक्षण में शिक्षकों की कमियों को पकड़ना। तो नहीं, शिक्षण में शिक्षकों की कमियां पकड़ना नहीं होता। जो आपका सीसीई होता है उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास भी आप करते हैं, यानी कि शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों तरह के आकलन आप करते हैं। ठीक है, जिसमें से शिक्षक अकेले नहीं, बच्चे का खुद का मूल्यांकन होगा, बच्चे के सहपाठियों का मूल्यांकन होगा, इत्यादि होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते समय समय रेखा का उपयोग सबसे अधिक किस लिए प्रभावी होगा? ठीक है, जो इतिहास पढ़ाते समय समय रेखा यानी कि टाइमलाइन का उपयोग सबसे अधिक किस लिए प्रभावी है? क्या राजाओं को नाम याद रखने के लिए, या कालक्रम और घटनाओं के बीच संबंध समझने के लिए, फिर कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए? ये फिर आपका ऑप्शन डी कर रहा है छात्रों का मनोरंजन करने के लिए। तो देखिए, छात्रों के मनोरंजन के लिए आप कभी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए आप कभी नहीं पढ़ाएंगे। राजाओं का नाम सिर्फ याद रखें इसलिए पढ़ाएंगे क्या इतिहास? तो ये नहीं होगा। आपको ऑप्शन बी सही होगा। जो इतिहास पढ़ाते हैं टीचर आपको, वो कालक्रम और घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो क्या है? क्या छात्रों द्वारा दी गई परीक्षाओं का जो है अंकों का संग्रह? तो नहीं, पोर्टफोलियो आपका ये नहीं कहलाता है। क्या शिक्षक की डायरी होती? तो नहीं। क्या स्कूल में हाजिरी का रजिस्टर होता? नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक निश्चित अवधि में छात्र द्वारा किए गए कार्यों की गतिविधियों का संग्रह होता है। यानी कि जो पोर्टफोलियो होता है उसमें जो बच्चा होता है, छात्र होता है, उसके सभी क्रियाकलाप एक निश्चित अवधि में जितने भी क्रियाकलाप करता है, कितना उसका क्या मूल्यांकन जा रहा है, क्या अच्छा सीख रहा है, किन चीज़ों में कमियां रह जा रही हैं, क्या ज़्यादा सीख पा रहा है, क्या कम, वो सभी पूरा डेटा होता है उसका। ठीक है, तो बच्चे का फुल डेटा होता है आपका। ठीक है, पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का क्या लाभ है? तो जो परियोजना कार्य है उसका लाभ पूछा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या छात्रों को व्यस्त रखता है ताकि शोर न मचाएं? तो ऐसा नहीं है, बच्चे अगर पढ़ेंगे तो शोर जरूर मचेगा। बच्चों को आप चुप नहीं कराएंगे। यह रटने की आदत को बढ़ावा देता है? तो ना, ये भी रटन प्रणाली को मना करना है। ठीक है, यह करके सीखने के लिए और समूह में कार्य करने के कौशल विकसित करता है? तो हाँ बिल्कुल, जो आपका परियोजना कार्य होता है, परियोजना कार्य में कई बच्चे एक साथ किसी काम को करते हैं, इसलिए बच्चे खुद करके सीखते हैं और समूह में कार्य करने का कौशल विकसित होता है। ऑप्शन डी तक जाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सफिशियंट है। ठीक है, ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत हो जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्रोत
का उदाहरण कौन सा है, यानी प्राइमरी सोर्सेज का उदाहरण क्या है? क्या इतिहास की पाठ्यपुस्तक? ना, ये नहीं होगा। अगला है एक ऐतिहासिक घटना पर बनी फिल्म, या फिर किसी व्यक्ति की डायरी जो उस समय लिखी गई हो, जैसे एक फ्रेंड की डायरी, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा समाचार पत्र का संपादकीय जवाब आएगा। इसका सही जवाब जाएगा आप ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी डायरी के बारे में बात की गई, जैसे कि एक फ्रेंड की डायरी थी, तो आप इस तरह के ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चुनौती देने के लिए पूछा है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि आप मान लो एज अ टीचर हो आप और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती बता रहे हो, तो आपको इनमें से इन विकल्पों में से क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या केवल लड़कों को भारी काम करने के लिए कहेंगे? तो नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता खत्म कर रहे हैं तो केवल लड़के क्यों भारी काम करेंगे? आप केवल तो वैसे भी कट जाना है। अगला है लड़कियों को केवल गुड़िया खेलने के लिए कहना, तो ये तो जेंडरवादिता को बढ़ावा देना है कि केवल लड़कियां हैं गुड़िया से खेलेंगी, लड़के नहीं खेलेंगे, ऐसा कहाँ हो गया? अगला सी कह रहा है कि ऐसे उदाहरण देना जहाँ महिलाएं डॉक्टर, पायलट और पुरुष खाना बना रहे हों। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ये है। क्यों? यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। अमूमन होता क्या है, मानसिक भावना होती है लोगों के बीच में कि पुरुष ही डॉक्टर होंगे, मतलब पुरुष ही अच्छे काम करेंगे, महिलाएं ही सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगी, घर के काम काज करेंगे। तो यहाँ पर रूढ़िवादिता खत्म करने का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर मिला है। ठीक है, यह कहना लड़के रोते नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो क्या मूक दर्शक की, या फिर एक कठोर शासक की, या फिर एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की, या फिर केवल प्रश्न पूछने वाले की? तो देखिए, जो सुगमकर्ता या सहयोगात्मक अधिगम होता है, एनसीएफ 2005 कहता है जो आपका शिक्षक होगा, शिक्षक किस तरह से काम करेगा कक्षा में? तो वह सुगमकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में करेगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। अब ठीक है, न मूक दर्शक, न ही आपका कठोर शासक होगा, न ही प्रश्न पूछने वाला होगा। एक सुगमकर्ता है, यानी कि हेल्प करने वाला, बच्चा किस तरह से सीख पा रहा है, किस तरह से ज़्यादा सीखेगा, कहाँ पर कमियां हो रही हैं बच्चे से सीखने में, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान देगा, मार्गदर्शक के तौर पे काम करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 का रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थान की समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? क्या व्याख्यान विधि होगा, वास्तविक परिस्थितियों और भूमिका निर्वाहन का उपयोग करना, या फिर केवल संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना? तो देखिए, ये संविधान की प्रस्तावना कटेगा, यहाँ पर व्याख्यान विधि कटेगा। अभी ऑप्शन बी को होल्ड करिएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन डी भी यहाँ पर कट रहा है। क्यों? क्योंकि पाठ्यपुस्तक के प्रश्न लिखवाना, तो ये भी कटेगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सटीक जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप कट करना सीख रहे हैं तो आसानी से आप आंसर तक पहुँच रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता को यानी कि डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी को कैसे देखा जाना चाहिए? जो आपका जैव विविधता होता है इसको कैसे एक समस्या के रूप में, एक शिक्षण में बाधा के रूप में, संसाधन और अवसर के रूप में, या फिर अनदेखा किया जाना चाहिए? देखिए, जो विविधता होती है, विविधता का मतलब क्या हो गया, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे, कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है, कोई संस्कृत, कोई मलयालम, कोई आपका उर्दू जानता है, कोई फारसी जानता है, कोई कन्नड़ जानता है। तो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे जब एक क्लास में हैं तो उसमें क्या समस्या के रूप में देखेंगे? नहीं, वो समस्या के रूप में नहीं होंगे। क्या शिक्षण में बाधा के रूप में? नहीं, बाधा के रूप में नहीं होंगे। क्या उनको आप अनदेखा करेंगे? तो नहीं, अनदेखा नहीं करेंगे। आप संसाधन और अवसर के रूप में उनको देखेंगे कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो अलग अलग भाषाएं जान रहे हैं, तो आपस में बातचीत करेंगे, पढ़ाएंगे उनको, तो अब जो है सारे बच्चे अलग अलग भाषाएं सीखेंगे, उनको सीखने का अवसर मिलेंगे। तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आगमनात्मक विधि। जो आगमनात्मक विधि होती है उसमें हम किस ओर जाते हैं? जो आगमन विधि होती है उसमें क्या नियम से उदाहरण जाते हैं, आप उदाहरण से नियम जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, फिर अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं? तो देखिए, जो आपका ये होता है आगमन विधि, इसमें क्या करते हैं आप, पहले क्या करेंगे आप, तो आगमन विधि में आप सबसे पहले उदाहरण देंगे, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट बनेगा। आगमन विधि में आपका पहले उदाहरण फिर नियम, और यहाँ पर निगमन होता तो पहले नियम देते फिर उदाहरण देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कि छात्रों को पिकनिक पर ले जाना, ना पिकनिक पर यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है स्कूल के वातावरण से छुट्टी ले देना, तो नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। अगला है आपका ऑप्शन डी, अभिभावक को खुश करना। क्या आप ट्रिप पे ले जाएंगे तो अभिभावक को खुश करने? तो नहीं, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, यानी कि जो आपने आप एसएसटी में आपने पढ़ाया है
भ्रमण पर ले जाकर जिन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ाया तो उसका जाकर सीधा आपको प्रत्यक्ष अनुभव कराना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम कौन सी होगी? उच्च प्राइमरी यानी कि जूनियर में भूगोल शिक्षण के लिए सबसे कौन सी? ग्लोब होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, फ्लैश कार्ड होगा या फिर समय रेखा होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्लोब। ग्लोब जो है उच्च प्राइमरी जो है यानी कि 6 to 8 में सबसे अच्छा टीएलएम होगा इनके अनुसार। ठीक है, और की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है, संविधान के विषय में पढ़ाते समय शिक्षक को किस स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? केवल अनुच्छेद याद कराने पर ना, केवल आपका सीधा कटेगा। संवैधानिक मूल्यों जैसे हो गया समानता, न्याय, स्वतंत्रता को समझाने पर, या फिर केवल वकीलों की राय देने पर, तो केवल ये भी कटा, केवल है यहाँ पे। संविधान की मोटाई पर, तो क्या आप संविधान की मोटाई बच्चों को समझाएंगे तो ये भी कटा। बचा कौन सा ऑप्शन? बी, तो बी यहाँ पर सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्यों नहीं होना चाहिए? जो प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह पूछा क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना नहीं होना चाहिए, या फिर छात्रों में जिज्ञासा जगाना नहीं होना चाहिए, या फिर छात्रों को नीचा दिखाना या अपमानित करना, या फिर चिंतन में उत्तेजित करना, तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 53 का सी जा रहा है, छात्रों को नीचा दिखावा या अपमानित करना, तो ये चीज़ प्रश्न पूछने में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन बुक परीक्षा यानी कि ओपन जो बुक या फिर आप ओपन बॉक्स जो कहते हो, क्या मुख्य तर्क क्या होता है? क्या नकल कर सके बच्चे इसलिए, या फिर आपका छात्रों पर रटने का बोझ कम करने और समझने का आकलन करने के लिए, फिर शिक्षक को प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, या फिर छात्रों में छात्र जो है कक्षा में किताबें ला सकें इसलिए? तो ये आपका छात्र किताब ला सकें ऐसा कटेगा। परीक्षा पत्र बनाने में, प्रश्न पत्र बनाने में ऑप्शन ये भी कटेगा आपका। नकल कराने से रोकें ये भी कटेगा। जो ऑप्शन सही बन रहा है ये बन रहा है यह छात्रों को रटने का बोझ को कम करता है और समझ का आकलन करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हो, ओपन बुक एग्जाम कह लो या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कह लो, ये वही होता है जिसके एक से अधिक प्रश्न उत्तर होंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट जाएगा 54 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र कक्षा में सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करने में संकोच करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लो कोई बच्चा है आपकी क्लास में जो अपने विचार साझा नहीं कर पा रहा है, बोलने में थोड़ा सा उसको लज्जा या मान लो नहीं बोल पा रहा, संकोच कर रहा है, संकोची बच्चा है, तो उसके बारे में आप क्या करना सबसे ज़्यादा उचित समझेंगे? इसमें उसे अनदेखा करना चाहिए। क्या उस बच्चे को आप अनदेखा करेंगे? तो नहीं, आप अनदेखा नहीं करेंगे। क्या उसे डांटेंगे और बोलने के लिए कहेंगे कि क्यों नहीं बोल रहा? तो ऐसे में क्या बोल पाएगा बच्चा ना? ऐसा भी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके माता पिता से क्या आप शिकायत करेंगे? तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या करेंगे आप? एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाएंगे जहाँ पर हर राय का सम्मान हो। यानी बच्चा खाली बोलना चाहिए, क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है वो बात की बात है, लेकिन बच्चा बोलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी एक विषय है, इसको पढ़ाते समय किन बातों से बचना चाहिए? तो किन बातों से बचना चाहिए आपको? ठीक है। क्या उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाना चाहिए, या फिर आपको उन्हें जंगली या पिछड़े रूप में चित्रित करना चाहिए, या फिर वर्णा के साथ उसके जो है संबंधी पर चर्चा करना चाहिए, या फिर विस्थापन समस्याओं की बात करनी चाहिए? तो यहाँ पर कहा है कि बचना चाहिए। तो बचेंगे आप किन शब्दों से? उन्हें जंगली या पिछड़े रूप में चित्रित नहीं करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण जो होता है, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या उनको ग्रेड देने के लिए? तो नहीं, ग्रेड देने के लिए नहीं होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के छात्रों की कठिनाइयों को पता करने के लिए? तो हाँ बिल्कुल, ये प्रोन्नत करने के लिए भी नहीं होगा आपका। और ऑप्शन डी, मेधावी छात्रों को छांटने के लिए भी नहीं होगा। जो आपका निदानात्मक होता है, निदान का मतलब होता है जो भी कमियाँ, देखो उपचार एक होता है, एक निदान होता है। ठीक है। निदान का मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें जो कमियाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं तो वो निदान में आएंगी। उपचार में इन कठिनाइयों को आप दूर करेंगे तो उपचार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो क्या सत्तावादी, तानाशाह, सुविधादाता या फिर उपदेशक? तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसमें सुविधादाता के तौर पर शिक्षक काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया
और लोकतंत्र विषय पर चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? क्या सरकार पर आंख मूंद कर समर्थन करना चाहिए, या फिर मीडिया और एजेंडा सेट करने के लिए संतुलित रिपोर्ट की आवश्यकता है, फिर केवल मनोरंजन के लिए तो केवल, और तो वैसे भी कटेगा, विज्ञापन देखने पर तो वैसे कटेगा। तो आपका सी और डी कट गया, बचा यहाँ पर कौन सा है, ए और बी। तो आप क्या करेंगे, कौन सा जवाब देंगे? तो एक भी आप कटेगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों को रटाना नहीं बल्कि क्या होता है? सामाजिक विज्ञान के तथ्य जो होते हैं उनको रटाना नहीं, क्या होता है? क्या तिथियों का संग्रह तो नहीं? ये समाज को समझने और बेहतर बनाने के वैज्ञानिक तरीके, तो हाँ ये हो सकता है। ये आपका सेकंड, आपका ऑप्शन सही, राजनीति केवल, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लगभग 60 क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपको 60 दिखाए थे, लेकिन उससे कहीं अधिक चीज़ें हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो 100+ चीज़ें हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, वो भी कितने, लगभग 40 मिनट के लगभग में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आप 60 में से कितने सही विकल्प का जवाब दे पाए हैं वो भी आप बताइए, और वीडियो के बारे में व्यक्तिगत राय बताइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।